हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले कई एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्ध्व तापन। तो देखिए, ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्व तापन कहा जाता है। देखिए, ऊर्ध्व तापन यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि कपूर। देखिए, कपूर ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाती है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो हास्य गैस होती है इसका दूसरा नाम लाफिंग गैस होता है, जो हंसने वाली गैस होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, N2O। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखना है, इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों में किसका गलनांक सबसे कम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हीलियम का। तो देखिए, सभी तत्वों में सबसे कम गलनांक वाला तत्व कौन सा है, तो हीलियम है। इसका गलनांक -272.2 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, इसके साथ ही इसका क्वथनांक भी सबसे कम होता है। देखिए, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है और परमाणु भार 4 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम गलनांक वाला धातु तत्व कौन सा है, तो अगर आपसे धातु तत्व पूछा जाएगा सबसे कम गलनांक वाला, तो उसका नाम है पारा, यानी कि मरकरी। से पारद भी कहते हैं। तो इसका गलनांक सबसे कम होता है धातु तत्व में। इसका गलनांक होता है 38.83 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है, आपको दोनों याद रखने हैं। और देखिए, पारे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 80 होती है। चलिए आगे देखते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो क्या बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में मिलाने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अपक्षेप बनता है, और सफ़ेद अपक्षेप बनने के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बासिंग सोडा। देखिए, सोडियम कार्बोनेट को बासिंग सोडा कहा जाता है, और इसे अन्य नाम धावन सोडा और धोने का सोडा भी कहते हैं। देखिए, सोडियम कार्बोनेट यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2CO3 होता है। और देखिए, आपने नाम सुना होगा बेकिंग सोडे का। तो देखिए, जो बेकिंग सोडा होता है उसे क्या कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। और सोडियम बाई कार्बोनेट यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो आपको दोनों याद रखने हैं। सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं बासिंग सोडा, और सोडियम बाई कार्बोनेट को कहते हैं बेकिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड संचालक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए, जो लेड संचालक बैटरी यानी कि सीसा संचालक बैटरी होती हैं, तो उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोरीन। तो देखिए, जो व्यंजक पाउडर होता है इसे अन्य नाम ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और यह एक अकार्बनिक यौगिक है। देखिए, इसका निर्माण क्लोरीन गैस और चूने से होता है, यानी कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से व्यंजक पाउडर यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब देखिए, बात करें व्यंजक पाउडर का उपयोग कहाँ पर होता है, तो देखिए, इसका उपयोग वस्त्र व कागज उद्योगों में व्यंजक के रूप में किया जाता है। इसके साथ ही पेयजल को शुद्ध करने में भी व्यंजक पाउडर का उपयोग किया जाता है। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या होता है। तो देखिए, जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होता है, तो इसका संयोजन क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, लाइम स्टोन, क्ले एंड जिप्सम। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप में किस उद्योग में किया जाता है। तो देखिए, जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसका मुख्यतः उपयोग उर्वरक और रॉकेट में प्रयुक्त होने वाले प्राणोदक यानी कि प्रोपेलेंट, इसके साथ ही पटाखों के निर्माण में किया जाता है। तो इन ऑप्शन में से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पटाखों के निर्माण में। याद रखना है। देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट को
साल्ट पीटर भी कहा जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो KNO3 होता है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? तो देखिए आप सभी सूखी बर्फ के बारे में जानते हैं। सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए जब यह ठोस होती है तो बर्फ की तरह दिखाई देती है, तो इसलिए इसे सूखी बर्फ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए आगे देखते हैं। वह सूक्ष्म अणु है जिसके पास कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। तो देखिए न्यूट्रॉन ये है एक आवेश रहित कण है, यानी कि इसके पास कोई भी आवेश नहीं होता, यह उदासीन होता है। यह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी 1931 में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक के घटक क्या हैं? तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आप इसका आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए परमाणु के नाभिक के घटक क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो इन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर ही होता है। और देखिए मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, यह उदासीन होता है। लेकिन जो प्रोटॉन होता है इस पर ऋण आवेश होता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारी जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो देखिए जो भारी जल होता है इसे गुरुजल भी कहते हैं। तो इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो D2O होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, D2O। देखिए भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, यानी कि रसायन भाषा में यह हाइड्रोजन ऑक्साइड है। देखिए भारी जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है, इनसे मिलकर भारी जल बनता है। याद रखना है भारी जल क्या होता है? D2O होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। तो देखिए किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर कहते हैं। और देखिए इस द्रव्यमान संख्या को यानी कि मास नंबर को ए से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वायु में किस अकेय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्गन का। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको अकेय गैस के बारे में बता दूं। तो देखिए अकेय गैसों को उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। इन्हें आवर्त सारणी में 18वें समूह में रखा गया है। अब देखिए बात करें अकेय गैस कौन कौन सी है, ये भी कई बार पूछी जाती हैं। तो देखिए याद रखना है, आर्गन, हीलियम, नियोन और क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। तो ये 6 अकेय गैसें हैं। देखिए रेडोन को छोड़कर अन्य सभी अकेय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, लेकिन जो सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक अनुपात में अकेय गैस है जो पाई जाती है वायुमंडल में, कौन सी है? तो आर्गन है। देखिए अकेय गैसें गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होती हैं। और देखिए इन अकेय गैसों की खोज का श्रेय लेकेयर, रैमजे और रेले आदि को जाता है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? तो देखिए सबसे अधिक भारी धातु कौन सी है, उसका क्या नाम है? तो ओस्मियम। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओस्मियम सबसे अधिक भारी धातु है। इसकी परमाणु संख्या 76 होती है। और देखिए अगर आप बात करें कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है। तो सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किण्वन का। तो देखिए जो दूध होता है वो दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है और खट्टा हो जाता है, तो ये किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु किण्वन के द्वारा होता है, याद रखना है। देखिए लैक्टोज का किण्वन लैक्टिक अम्ल बनाता है जो कि दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया करके दही में बदल देता है। इसके साथ ही इसकी खास बनावट और विशेष खट्टा स्वाद भी प्रदान करता है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए आप सभी जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गुर्दे की खराबी। तो देखिए डायलिसिस एक रक्त शोधन की कृत्रिम विधि है। देखिए इस प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के गुर्दे खराब हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी गैस जल में विलीन होने पर उसे अम्लीय बना देती है?
तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसे जब जल में मिलाया जाता है, जल में विलीन किया जाता है, तो यह जल को अम्लीय बना देती है। जबकि देखिए जो हाइड्रोजन है, जल में हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ने से जल क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। तो जब जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है तो उसे अम्लीय बना देती है, और जब हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ती है तो जल क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अम्ल किस लिटमस को किस में बदल देता है। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नीले को लाल में। तो देखिए जो अम्ल होता है यह नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, याद रखना है। और देखिए अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो क्या होता है, तो वह अम्लीय होता है। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, तो क्षारीय होता है। लेकिन किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 होता है तो क्या होता है, तो उदासीन होता है। याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करना। और दोस्तों अगर आप अब हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो साइड में बेल आइकन है, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली सही वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।